नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश चंद्र वाजपेयी है और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके चैनल लॉजिस्टिक ब्रिज में। आज हम लोग बात करेंगे की एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि एक एक्सपोर्टर को क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं किसी भी एक्सपोर्ट शिपमेंट को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो प्री शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और शिपमेंट एग्जीक्यूशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं उन्हें पोस्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि कितने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट शिपमेंट एग्जीक्यूट करने में और वहाँ से बायर के द्वारा पेमेंट रिसीव करने में। तो हम लोग बारी बारी से स्लाइड के थ्रू हेल्प के लेकर के बात करेंगे कि कितने डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए जो जरूरी हैं उनके बारे में बात करेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल शिपिंग जब हम करते हैं या कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है तो उस कंडीशन में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एलसी के अंडर में शिपमेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक है जिसमें कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स बायर ने डिमांड किए हैं जिससे कि उसको डेस्टिनेशन पोर्ट पर कोई प्रॉब्लम ना हो कस्टम क्लियरेंस कराते समय। तो कई सारी चीजें इसमें होती हैं कि एक तो ओरिजिन कंट्री और डेस्टिनेशन कंट्री दोनों कंट्रीज के लीगल कंप्लायंस पूरे होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए जिससे कि दोनों ही कंट्रीज के लीगल कंप्लायंस कंप्लीट हो, लीगल कंप्लायंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा है कि जो कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस है उसको बहुत ही स्मूथ तरीके से प्रोसेस किया जा सके। मैंने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक्यूरेट टैरिफ है जिसके जैसे कि ड्यूटी कैलकुलेशन है या कोई गवर्नमेंट का सरचार्ज है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो उसका भी कैलकुलेशन बहुत ही एक्यूरेट तरीके से हो सके इसके लिए जरूरी है कि जब हम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बनाएं तो उसमें प्रॉपर एचएसएन कोड, प्रॉपर कमोडिटी नेम और उसका कोई अगर बेनिफिट एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू, तो वो भी उसमें मेंशन करना जरूरी है जिससे कि कॉस्ट जो है वो इंक्रीज ना होने पाए। इसके बाद में ये डॉक्यूमेंट जो है वो एज ए एग्रीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं कि एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। पहला एग्रीमेंट तो सेल्स एग्रीमेंट होता है बट जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ उस एग्रीमेंट का कोई अपना रेलेवेंस नहीं है। बट एक बार शिपमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स पोस्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं वो एज ए एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं कि भी किसी भी डिस्प्यूट की कंडीशन में। इसके बाद आता है कि इससे जो शिपमेंट डिलेज है वो कम हो जाएंगे, उसका रिस्क कम हो जाएगा, शिपमेंट डिले नहीं होगी क्योंकि सारी चीजें जो है वो स्मूथ तरीके से होंगी। अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो कस्टम कंप्लायंस में शिपमेंट रुक सकती है। कस्टम ऑफिसर्स को अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है आपकी कमोडिटी पर या आपके द्वारा बताए गए एचएसएन कोड पर, तो ऐसी कंडीशन में कस्टम ऑफिसर आपकी शिपमेंट को होल्ड कर सकता है और वो अपनी तरफ से एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेगा जिससे कि वो किसी भी मिस हैपनिंग के लिए लाइबल ना हो, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन ना रेज हो बाद में कि शिपमेंट एग्जीक्यूट हो गई और आपने उसको पास कर दिया तो ये किस तरीके से कर दिया। इसके बाद में पेमेंट प्रोसेस की बात आती है तो जो कमर्शियल इनवाइस है वो इसीलिए प्रॉपर तैयार किया जाता है जिससे कि बायर जो है वो पेमेंट प्रॉपर तरीके से दे सके। जो भी पेमेंट इंडिया में रिसीव हो रही है वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू आती है जिस पर आरबीआई भी अपनी नज़र रखती है और आरबीआई का एक सिस्टम है ईडीपीएमएस, उसमें सारे शिपिंग बिल नॉक ऑफ करने जरूरी हैं बैंकर्स के द्वारा। तो वो अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रॉपर तरीके से कि किस जिस बायर से पेमेंट आ रही है उस बायर का नाम मेंशन नहीं है आपकी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में, तो ऐसी कंडीशन में ट्रेस करना मुश्किल है कि आपकी एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट जो पर्टिकुलर शिपिंग बिल के अगेंस्ट में क्लियर की गई है उसके अगेंस्ट पेमेंट आ गया है या नहीं। उस पेमेंट को ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाएगा।
इसके बाद आता है कि जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है वो भी इससे काफी स्ट्रांग होता है बिटवीन बायर एंड सेलर। साथ ही साथ एक्सपोर्टर जो है उसकी भी क्रेडिबिलिटी रेडी होती है गवर्नमेंट की नजर में भी। गवर्नमेंट उस पर ज्यादा ट्रस्ट करता है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे एक्सपोर्टर्स को जो है फैसिलिटीज दी हैं कि स्टार एक्सपोर्ट हाउस या कुछ कंप्लायंस के थ्रू जो है एक्सपोर्टर्स को परमिट करते हैं कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन कर सके अपनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के लिए। तो ये हेल्प जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू कस्टम्स आती है। इसके बाद आता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो अगर किसी भी वजह से कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मिस हैपनिंग होती है, तो इंश्योरेंस क्लेम करने में बहुत ही आसानी होगी। अदरवाइज क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी जब डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेगी और उसे लगेगा कि डॉक्यूमेंटेशन ही प्रॉपर नहीं है या जो कंसाइनमेंट है क्या वो उसी कंसाइनमेंट का एक्सीडेंट हुआ है जिसके डॉक्यूमेंट्स उसको प्रेजेंट किए गए हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाएं तो कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाएं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इंस्पेक्शन या क्वालिटी सर्टिफिकेट अगर कोई बायर को रिक्वायर्ड है। इसके अलावा एक्सपोर्टर का एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये तो मैंडेटरी है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो की एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी हैं। हम लोग बारी बारी से इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कमर्शियल इनवाइस में क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कौन से पॉइंट्स ध्यान रखना जरूरी है, पैकिंग लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर होगी। बिल ऑफ लेडिंग का मैं एक अलग से वीडियो डाल चुका हूँ, इसमें भी हम थोड़ा सा बता देंगे कि डॉक्यूमेंट्स में क्या मैंडेटरी है, कि आपको क्या मेंशन करना चाहिए बिल ऑफ लेडिंग बनाते समय। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीजीएफटी के थ्रू कुछ मैंडेटरी रेगुलेशंस दिए हैं जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। बट मीनवाइल हम एक शॉर्ट में ही सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल इनवाइस, इसमें क्या आएगा कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, इन कंसाइनी कौन है, नोटिफाई कौन है, या बिल टू शिप टू मॉडल में अगर आप कोई कंसाइनमेंट कर रहे हैं तो किसको बिल कर रहे हैं, और शिपमेंट कहाँ जा रही है, पोर्ट ऑफ ओरिजिन उसमें क्या रहेगा, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या रहेगा, प्लेस ऑफ रिसिप्ट क्या रहेगी, वो सारे टर्म्स, और साथ ही साथ में किस इनको टर्म्स के अंडर में आप वो शिपमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जब आप बायर को सबमिट करेंगे। और ये कमर्शियल इनवाइस ही है जो एग्रीमेंट के बाद में, जो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जब प्रोफार्मा इनवाइस इशू हुई थी या पीओ इशू किया था बायर ने, उसके बाद जब शिपमेंट एग्जीक्यूट हुई है तो कमर्शियल इनवाइस ही एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन सेलर एंड बायर कि पेमेंट किस तरीके से करनी है और कितनी पेमेंट एडवांस आ चुकी है, या फिर एलसी के अंडर में है, या फिर डीए टर्म्स में है, क्रेडिट है। वो सारी जानकारी आपको कमर्शियल इनवाइस में मिल जाएगी, और वो मेंशन करनी भी जरूरी है कि पेमेंट कितने दिन में करनी है। साथ ही साथ जो हम भेज रहे हैं कंसाइनमेंट, उस कंसाइनमेंट की डिटेल, उसका वेट, उसके नंबर्स, अगर पैकेजिंग के नंबर्स देने हैं, वेट देना है, डायमेंशंस देनी है, जितनी भी मैक्सिमम जानकारी जो जरूरी है बायर को इंपोर्ट क्लियरेंस कराने के लिए और एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट क्लियरेंस करने के लिए, वो दोनों ही कंडीशन उसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन होनी जरूरी है। इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, कमर्शियल इनवॉइस का इंपॉर्टेंस जो है, जैसे मैंने बताया कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक्ट करेगा बिटवीन बायर एंड सेलर। नेक्स्ट है पैकिंग लिस्ट। इसमें एक डिटेल्ड कंटेंट होगा हर एक पैकेज का कि कितने पैकेजेस हैं। पर सपोज करिए एक कंसाइनमेंट में 3 तरह की पैकेजिंग यूज हुई है, 1 kg, 5 kg, 20 kg। तो 1 kg के कितने बैग्स हैं, 20 kg के कितने बैग्स हैं, उनका टोटल वेट कितना हो रहा है, उनका ग्रॉस वेट कितना हो रहा है, ये सारी जानकारी हमें पैकिंग लिस्ट में मेंशन करनी होती है। और इसका इंपॉर्टेंस जो है वो कस्टम ऑफिसर्स को इजी होता है किसी भी कंसाइनमेंट को क्लियरेंस करते समय। वो जब डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो कस्टम ऑफिसर यही देखता है कि पैकेजिंग लिस्ट में क्या मेंशन है और किस तरीके से पैकेजिंग की गई है, क्या प्रोडक्ट उसमें डाला गया है। तो वो रैंडम अगर उसको इंस्पेक्ट करना है या रीवेरीफाई करना है कि जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है या डिक्लेयर्ड क्वांटिटी है
सेम क्वांटिटी ही कंटेनर में स्टफ की जा रही है, तो वो रैंडमली नंबर ऑफ पैकेज या सीरियल नंबर ऑफ पैकेज के बेस पे दोबारा पैकेज ओपन करके फिजिकली चेक कर सकता है। तो इसलिए कस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शिपिंग कंपनीज को उसको हैंडल करने के लिए इजी रहता है कि अगर आपने पैकेजिंग प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर की है तो शिपिंग लाइन उसी के हिसाब से उसको हैंडल करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हैवी वेट है तो शिपिंग लाइन उस वेट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने वेसल में स्पेस एलोकेट करेगी। अगर कोई बल्क शिपमेंट है जिसका कि वॉल्यूम ज़्यादा है बट वेट कम है, तो उसको सबसे ऊपर रखा जा सकता है वेसल में, जिससे कि उसके ऊपर कोई लोड ना आने पाए। तो इस तरीके से ये दो इम्पोर्टेंट जो एजेंसीज हैं, एक कस्टम एजेंसी पर्टिकुलर पोर्ट ऑफ ओरिजिन की या पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन की भी, और शिपिंग लाइन या कैरियर। इसके अलावा पोर्ट अथॉरिटीज, ये सब जगह ये डेटा आपका मेंशन होता है कि आपकी पैकेजिंग किस तरीके से की गई है। इससे उनको बहुत हेल्प मिलती है कि किस तरीके से उसको शिपमेंट को हैंडल करें प्रॉपर तरीके से और आपका कोई डैमेज ना होने पाए। इसके बाद आता है बिल ऑफ लेडिंग। जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है पिछले वीडियो में, पूरी तरीके से इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि बिल ऑफ लेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपोर्टर और कैरियर के बीच में, जिसमें कि सारी शिपमेंट की डिटेल्स दी हुई है। इसके अलावा बिल ऑफ लेडिंग एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी काम करता है। ये एक प्रूफ है कि शिपमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है और शिपिंग लाइन ने उसको रिसीव कर लिया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने के लिए। तो बिल ऑफ लेडिंग एक तरीके से दो तीन तरीके से काम करता है। पहला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि शिपमेंट को कैरी करेगा कैरियर। दूसरा है कि उसको एज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया जा सकता है एक्सपोर्टर के द्वारा। और तीसरा पॉइंट है कि ये एज अ रिसिप्ट भी यूज होता है कि गुड्स जो है वो रिसीव कर ली गई हैं और उस रिसिप्ट को हम बायर को दे रहे हैं, जिससे कि बायर अपने डेस्टिनेशन पोर्ट पे कस्टम्स में वो डॉक्यूमेंट प्री सबमिट कर सके। इसके बाद आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में, जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि कोई जो कमोडिटी है वो इंडिया में या किसी पर जो पोर्ट ऑफ ओरिजिन है उस पोर्ट ऑफ ओरिजिन की ही वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस है या फिर उसको इंपोर्ट किया गया है और उसके बाद फिर से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब कि वो क्रॉस ट्रेड में आ रही है। तो इंडिया में बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसे एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी बोलते हैं, तो वो भी इस तरीके के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाती है। इसके अलावा डीजीएफटी भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2022-23 से बनाना स्टार्ट कर दिया था। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे, बट अभी उसको मैंडेटरी कर दिया गया है जनवरी से कि कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वो वेरीफाई होना चाहिए डीजीएफटी के थ्रू। मतलब कि अगर कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है तो उसको आप डीजीएफटी के पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। इसका इस्तेमाल इंपोर्टर्स नॉर्मली करते हैं स्पेसिफिक टैरिफ क्लेम करने के लिए। डेस्टिनेशन पोर्ट पे दो कंट्रीज के बीच में या कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल कोई एग्रीमेंट हुआ है कंट्रीज के बीच में कि इन कंट्रीज से अगर कोई इंपोर्ट आ रहा है तो उस पर जो इंपोर्ट टैरिफ है, कस्टम ड्यूटीज का जो टैरिफ है, वो स्पेसिफिकली डिस्काउंटेड होगा। मतलब नॉर्मली किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर उस कंट्री में सपोज करिए 80% की ड्यूटी लग रही है, बट उन पर्टिकुलर एग्रीमेंट वाली कंट्रीज के थ्रू 10% की ड्यूटी लग रही है, तो अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उन कंट्रीज का है तो वहां पर वो ड्यूटी में डिस्काउंट उसको मिल जाएगा बायर को। अगला आते हैं अदर शिपिंग जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी गुड्स किसी भी वजह से डैमेज होती हैं तो क्लेम लेने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर के थ्रू एक्सपोर्टर इंस्पेक्ट कराता है अपनी गुड्स को, जिससे कि एक ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होता है बिटवीन एक्सपोर्टर एंड बायर के बीच में। इसके अलावा उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का सर्टिफिकेट भी चेक होता है। और अगर कोई कंसाइनमेंट अंडर एलसी है तो जब शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हम निगोशिएशन के लिए या कलेक्शन के लिए भेजते हैं एलसी के अंडर में, तो एलसी की ओरिजिनल भी हमें बैंक में सबमिट करनी होती है, जिससे कि जो एडवाइजिंग बैंक या निगोशिएटिंग बैंक है वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच करे और
इशुइंग बैंक से पेमेंट रिसीव कर पाए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में, जो नए कंडीशंस लगाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियोस का इंतजार करिए, हम लोग नए लेकर के आएंगे। इसके अलावा इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या उसमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स दिए हुए हैं। धन्यवाद।